अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, और इसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम्स की रफ्तार पर अफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास फैक्टर होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती है, जिसमें टेम्परेचर का अफेक्ट होता है, पीएच का अफेक्ट होता है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन का अफेक्ट होता है। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से एंजाइम बड़े सेंसिटिव होते हैं जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। एनी फैक्टर दैट चेंज द केमिस्ट्री ऑफ शेप, यानी ऐसा कोई भी फैक्टर जो क्या कर सकता है एंजाइम्स की केमिस्ट्री के अंदर, एंजाइम की शेप के अंदर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है इसकी एक्टिविटी पर। तो कोई भी फैक्टर जो एंजाइम की केमिस्ट्री और एंजाइम की शेप में क्या कर सकता है, कोई चेंज ला सकता है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास वो उसकी एक्टिविटी पर अफेक्ट कर सकता है। जो फैक्टर नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास काम करता है, उसमें सबसे पहला हमारे पास कौन है जी, टेम्परेचर का अफेक्ट है। जी स्टूडेंट, टेम्परेचर कैसे वर्कआउट करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बट ओनली एट अ पॉइंट। ये हमारे पास फिगर दिखाई गई है। इस फिगर में गौर से देखेंगे तो हमारे पास क्या जी, एंजाइम्स की रफ्तार पहले तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और साथ साथ इधर सबस्ट्रेट भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जा रहे हैं, सबस्ट्रेट ज़्यादा तोड़े जा रहे हैं। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एक मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन आता है और एक खास सर्टन पॉइंट तक, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया ये पॉइंट है, और इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 37 टेम्परेचर है। तो कहता है जी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंसान का जो रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता रहता है, बट ओनली टू अ पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। एवरी एंजाइम वर्क एट इट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। हर एंजाइम स्पेसिफिक रेट पर स्पेसिफिक स्पीड से काम करता है। आप उस स्पेसिफिक टाइम को कहते हैं, हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। व्हेन एंजाइम राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट, और फिर क्या होता है कि जब एंजाइम अपनी इस लिमिट से आगे टेम्परेचर बढ़ाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होने की उल्टा क्या होना शुरू हो गया, डाउन होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी उसकी शेप तब्दील हो गई है, डीनेचर हो गया और इस एंजाइम की वर्किंग पर अफेक्ट हुआ। तो कहता है व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट हीट ऐड होती है इन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन। सो द रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड, तो रिएक्शन होता है अब जरूरत से ज्यादा हो जाए, बट व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर अगर ज्यादा चला जाए तो क्या होता है, हीट एनर्जी इंक्रीज, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ एंजाइम एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट। बताया था कोई भी चीज जो केमिस्ट्री और शेप में तब्दीली कर सकती हो, तो टेम्परेचर ने क्या किया है, वाइब्रेशन ऑफ एटम की वजह से क्या कर दिया, उनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर दिया है, तोड़फोड़ पैदा कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। तो इस कंडीशन को आप एंजाइम की बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो आप कहेंगे अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब हमारे पास किसी भी एंजाइम को टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके जो एटम्स होते हैं क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन करने से क्या होता है, उनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है हमारे पास क्या है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड डिस्प्ले द ब्लॉक कंप्लीटली, यानी इट मे बी द ब्लॉक क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं जी हमारे पास जो खाना होता है, नॉर्मल डॉक्टर्स कहते हैं जी खाने बीमारी में या बुखार में आपने क्या करना है जी, रोटी नहीं खानी है, कुछ नरम गज़ा खानी है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा होने की वजह से 37 सेल्सियस स्केल, जब हम डॉक्टर को बुखार चेक करवाने जाते हैं तो हम कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं जी 104 बुखार है। 104 एक्चुअली फ़ारेनहाइट में होता है, अगर आप सेल्सियस स्केल में देखेंगे तो वो 39, 39.5 इस तरह बुखार होता है। तो हम कहते हैं वो हमारे पास सेल्सियस स्केल में होता है 39 सेल्सियस स्केल। लेकिन अगर हम बात करें किसके अंदर, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो हमारे पास 102 और 104 बुखार होगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम हमारे पास क्या है, वो 37 है। और अगर 37 टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के एंजाइम पर वर्किंग नहीं कर पाएंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन अ रिएक्शन, एंजाइम मॉलिक्यूल पहले से रिएक्शन में अवेलेबल हों
तो कहता है इंक्रीज इन सबस्ट्रेट रिएक्शन कंसंट्रेशन, तो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अगर स्टार्ट में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, पहले इंजाइम्स हो और बाद में सबस्ट्रेट ऐड की जा रही हो और सबस्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से ऑटोमेटिकली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन एंजाइम कंसंट्रेशन जो होती है इज केप्ट कांस्टेंट, एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रहती है तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब पॉइंट एक खास लिमिट तक, एक खास पॉइंट तक इज रीच्ड वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उस मजीद अजाफे में किसकी, देखिए हमारे पास एंजाइम्स की जो लिमिट है वो एक जगह ब्लॉक कर दी आपने, कहा जी कांस्टेंट है, अब मजीद एंजाइम ऐड नहीं होंगे, एंजाइम वहीं रुक गए, सबस्ट्रेट ऐड हो रही है, स्टार्ट में सबस्ट्रेट के ऐड होने से रिएक्शन तेज होगा, लेकिन जब सारी की सारी एक्टिव साइट एंजाइम्स की फिल हो चुकी होंगी तो फिर मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, सीधी लाइन यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट होने की वजह से क्या होगा जी, रिएक्शन क्या होगा, सीधा कांस्टेंट हो गया। तो हम कहते हैं फिर क्या हो जाता है, हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, फिल हो जाती है, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाती है, एंड मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज। इसके बाद हमारे पास जैसे पीएच अफेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर था सेम उस तरह का हमारे पास क्या है जी, पीएच का भी इफेक्ट है। तो हमारे पास याद रखिएगा एंजाइम जो होते हैं बॉडी की एक नैरो रेंज पीएच में काम करते हैं, थोड़ी सी तब्दीली भी, यानी जैसे हमारे पास है ब्लड की पीएच होती है 7.4 पीएच होती है ह्यूमन ब्लड की। अब 4 का मतलब है 40, अगर यहाँ पर 41 होगा तो काबिल बर्दाश्त है, 42 काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, 43 भी, यानी 7.43 पीएच जो होगी वो वाज़ तौर पर इफेक्ट करेगी और जो ब्लड के अंदर मौजूद एंजाइम्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है जी हमारे पास क्या होता है, ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट आर एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, जिसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, उसकी ऑप्टिमम पीएच, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था वैसे ऑप्टिमम पीएच। अ स्लाइट चेंज इन पीएच काज रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी आर ब्लॉक इट्स कंप्लीटली, तो एंजाइम्स के अंदर या एंजाइम के पास अगर पीएच में थोड़ी सी भी चेंजेस आएंगी तो ओवरऑल एंजाइम रिटार्ड हो जाएंगे और एंजाइम अपने वर्किंग को छोड़ देंगे, जिससे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है वो ब्लॉक हो जाएगी कंप्लीटली या परमानेंटली। एवरी एंजाइम हैज इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, हर एंजाइम की अपनी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जो होता है पेप्सिन जो होता है वो वर्क करता है स्टमक के अंदर, पेप्सिन एक्टिव इन एसिडिक मीडियम एंड लो पीएच, वाइल ट्रिप्सन जो होता है वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि शो करता है कि वहाँ पर ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम होगा यानी हाई पीएच होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास लो टेम्परेचर में अफेक्ट करेगा, वो हमारे पास वहाँ पर क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पर अफेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लो और हाई का जो वैल्यू हुई है, चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन इफेक्ट ऑफ द, हमारे पास जो आयनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के ऊपर क्या होता है, चेंज इन पीएच जो होता है अफेक्ट करता है। तो अमीनो एसिड्स की जो आयोनाइजेशन होती है उस पर और ओवरऑल जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उस पर पीएच अफेक्ट करती है, जिससे ओवरऑल रिएक्शन जो होता है क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है। यानी पीएच के बढ़ने से रिएक्शन थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन ऑप्टिमम पीएच के बाद मजीद पीएच बढ़ने से क्या हुआ, एकदम रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया या स्लो डाउन हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि पीएच बढ़ने से फौरन क्या होता है, रिएक्शन पहले तो बढ़ता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एक्टिव साइट जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। जी स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।